हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज एक क्लास का हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत के स्थिति का अध्ययन दो तरह से किया जाता है। पहला भारत की खगोलीय स्थिति और दूसरा भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की खगोलीय स्थिति के अंतर्गत हम भारत के अक्षांश तथा देशांतर का अध्ययन करते हैं, जबकि भारत की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम भारत के पड़ोसी देश सागर तथा महासागर का अध्ययन करते हैं। तो आज के क्लास में हम भारत के खगोलीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। इससे जुड़े उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक को हम कुछ पॉइंट्स का आधार बनाकर कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट्स है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत मेरा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, भारत मेरा पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसको हम ग्लोब के सहारे समझेंगे। यह पृथ्वी का ही एक मॉडल है जिसे ग्लोब कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि इस पृथ्वी पे जो लेटी हुई क्षैतिज रेखा काल्पनिक खींची हुई है, यह रेखा कैसी काल्पनिक है। यदि इस रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के सहारे यदि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत अवस्थित है। इस तरह हम कहेंगे कि भारत मेरा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब यदि उसी तरह 0 डिग्री देशांतर के सहारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो आपकी तरफ से जो दाहिना वाला भाग होगा उसे पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे और जो बायां वाला भाग होगा उसे हम पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि भारत आपका पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इस तरह आप कहेंगे कि भारत निश्चित रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत निश्चित रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि यह नहीं कहेंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहना यह ग्लोब का चतुर्थांश होगा, जो कि सही नहीं है। अगला मेरा खगोलीय तथ्य है भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जैसे हम मोबाइल का नंबर याद करते हैं, यदि वैसे याद करेंगे तो सहजता से याद हो जाएगा। शुरुआत में भी 3 है और अंत में भी 3 है, ध्यान देंगे। अगला मेरा खगोलीय तथ्य है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो भारत अक्षांशीय रूप से दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है और देशांतरी रूप से भारत पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला हुआ है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का इंदिरा कौल स्थान, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है। भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का इंदिरा कौल स्थान है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का ही भाग हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया और 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। एक जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर है, और ये वाला एरिया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का है। लद्दाख इसी के साथ भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आगे देखेंगे कि भारत के मुख्य भूभाग का जो अक्षांशीय विस्तार का दक्षिणतम बिंदु है वह है तमिलनाडु का कन्याकुमारी स्थान। तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी स्थान, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है। जबकि द्वीपों सहित संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट स्थान। इंदिरा पॉइंट स्थान यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है।
यहाँ पे हम दो चीज़ ध्यान देंगे कि जो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी हमारा जो दक्षिणतम स्थान है, यह भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि द्वीपों सहित देखा जाए तो बंगाल के खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है, जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार का दक्षिणतम बिंदु है। आगे देखेंगे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य का सर्किक स्थान है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे अवस्थित है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात राज्य का सर्किक स्थान है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे अवस्थित है, जबकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किवीथू स्थान है, किवीथू, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे अवस्थित है। यह तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब देखेंगे कि भारत अक्षांशीय रूप से कितना लंबा है और देशांतरीय रूप से कितना चौड़ा है। तो भारत मुख्य भूभाग का जो अक्षांशीय विस्तार की लंबाई है, भारत के मुख्य भूभाग का जो अक्षांशीय रूप से जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर, और जो भारत का देशांतरीय विस्तार की जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर। इस प्रकार हम देखें कि भारत अक्षांशीय रूप से 3214 किलोमीटर लंबा है और 3214 किलोमीटर लंबा है और देशांतरीय रूप से 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अगला मेरा खगोलीय तथ्य है कर्क रेखा से। तो जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और इसके नीचे 8 राज्य आते हैं। या कहा जाए कि भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, और कर्क रेखा के भारत के बीचों बीच से गुजरने की वजह से ही भारत में उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। कर्क रेखा के भारत के बीचों बीच गुजरने की वजह से ही भारत में उष्ण और उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है, और उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके वजह से भारत में शीत जलवायु भी पाया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि विश्व के सभी प्रकार की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और मिट्टी भारत में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कि जो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है उसको हम देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पश्चिम में मेरा गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे पहले मेरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी 8 राज्य हैं जिनसे के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पश्चिम का राज्य आपका गुजरात है और सबसे पूर्व का राज्य कौन सा है? मिजोरम, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब यह तो 8 राज्य इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही जो इनसे जुड़े हुए शहर हैं, इससे प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित है और कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के दक्षिण अवस्थित है और कौन से ऐसे शहर हैं जो कर्क रेखा के सबसे पास अवस्थित शहर हैं। तो इनके हम राजधानियों को देख लेते हैं। तो जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है वह कर्क रेखा के दक्षिण अवस्थित है। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण अवस्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कर्क रेखा के दक्षिण अवस्थित है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के दक्षिण अवस्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कर्क रेखा के दक्षिण अवस्थित है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला
कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल, यह भी कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित है। इस प्रकार हम देखें कि राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित है। बाकी जो 5 राज्य हैं उनकी जो राजधानी है कर्क रेखा के दक्षिण अवस्थित है। और जो झारखंड की राजधानी रांची है, यह कर्क रेखा के सबसे पास अवस्थित राजधानी है। यह कहा जाए कर्क रेखा के ठीक नीचे है या थोड़ा सा दक्षिण है। इसी के साथ ही हम भारतीय मानचित्र के बार बार अध्ययन करेंगे और अन्य शहरों को देखेंगे कि कौन सा शहर कर्क रेखा से कितना दूर और कितना पास अवस्थित है। अब देखेंगे कि भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है। तो क्यों भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है? तो भारत जो सूर्य है, सूर्य का उत्तरायण होने का जो अंतिम सीमा है वह कर्क रेखा है। 21 जून को जो सूर्य है कर्क रेखा पे सीधा ऊपर होता है और उसकी जो किरणें होती हैं कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, अर्थात 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पे पड़ती हैं। उस समय भारत के लिए युवा सूर्य होता है, इसीलिए भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है। तो इसके साथ एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो युवा सूर्य के राज्य कहे जाते हैं? तो जो हमारे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये सभी 8 राज्य युवा सूर्य के राज्य कहे जाते हैं। इसके साथ ही अब इनके राजधानियों से प्रश्न पूछता है कि कौन से, इन जो 8 राज्य तो हैं युवा सूर्य के राज्य, लेकिन इनके राजधानियों से पूछेगा कि कौन सी राजधानी युवा सूर्य की राजधानी नहीं है। तो हम देखे थे राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम की जो राजधानियाँ हैं यह कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित हैं। इस तरह जो तीनों राजधानियाँ हैं यह युवा सूर्य की राजधानी नहीं होंगी। राज्य तो ये होंगे लेकिन जो राजधानियाँ होंगी यह युवा सूर्य की राजधानी नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी कि यह कर्क रेखा के उत्तर अवस्थित है और सूर्य जो है कर्क रेखा, जो सूर्य का उत्तरायण होने का अंतिम सीमा है कर्क रेखा, इसके उत्तर सूर्य उत्तरायण नहीं होता है। इसी के साथ ही हम अन्य शहरों को भी देख लेंगे। और यहाँ ध्यान देंगे जो भी मेरा अक्षांशी रेखाएं होती हैं उससे हम किसी भी जलवायु की विशेषता का अध्ययन करते हैं, जबकि जो देशांतरी रेखाएं हैं उनसे हम किसी भी स्थान के समय की गणना करते हैं। आगे चलते हैं। अगला मेरा खगोलीय तथ्य है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। तो क्यों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारतीय मानक समय रेखा माना गया है? तो मेरा जो पश्चिमी बिंदु है और जो मेरा पूर्वी बिंदु है जिसका देशांतरी विस्तार का, इनको जोड़ दिया जाए और जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाएगा तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निकल के आएगा, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाता है। अब इसमें देखेंगे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है इस पे जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है वह पूरे भारत के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है। यदि यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे होता है तो इसी के अनुसार पूरे भारत के घड़ियों का मिलान कर लिया जाएगा। आप देखते होंगे कि न्यूज़ में, पेपर्स में जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है वह भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार ही होता है। जबकि जो भारत का पश्चिमी बिंदु है और जो भारत का पूर्वी बिंदु है इनमें जो समय का अंतर है वह 2 घंटे का समय अंतराल होता है। यदि यहाँ पे 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 1 घंटा पहले अर्थात यहाँ 5 बजे सूर्योदय होगा और यहाँ पे 1 घंटा बाद अर्थात 7 बजे सूर्योदय होगा। तो जो भारत का पश्चिमी बिंदु है और जो भारत का पूर्वी बिंदु है इनमें 2 घंटे का समय अंतराल है। 2 घंटे का समय अंतराल। क्यों 2 घंटे का समय अंतराल है? तो हम देखेंगे कि जो मेरा पश्चिमी देशांतरी विस्तार है, जो पूर्वी देशांतरी विस्तार, इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर मेरा निकल के आएगा 29 डिग्री 18 मिनट, जो लगभग 30 डिग्री है। तो आपको मालूम होगा कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटे का समय अंतराल होता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटे का समय अंतराल होता है, तो यह लगभग 30 डिग्री है, तो 2 घंटे का समय अंतराल होगा। लेकिन मेरा जो करेक्ट अंतर है वो 29 डिग्री 18 मिनट है। इसको जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो करेक्ट समांतराल जो होगा वह 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड।
इसको हम ध्यान देंगे। यह मेरा करेक्ट समय है, समांतर है और यह 2 घंटा लगभग है, इसको हम ध्यान देंगे। आगे देखेंगे कि जब भारतीय मानक समय रेखा इसको माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो बीच से गुजरती है, तो इससे इधर के लोगों को परेशानी होती होगी या इधर के लोगों को परेशानी होती होगी। तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई मीटिंग बुलाई जाती है, मान लीजिए सूर्योदय का समय 6 बजे है और 7 बजे कोई मीटिंग बुला ली जाती है। तो जब सूर्योदय का समय यहाँ 6 बजे है और 7 बजे मीटिंग बुलाई जाती है, तो यहाँ के लोग 2 घंटा पहले जग गए होंगे, तो उनको समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अभी 7 बजे सूर्योदय हो ही रहा है और इनको अब जग के तुरंत वहाँ मीटिंग में शामिल होना है, तो इधर के लोगों को परेशानी हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो अंतर देखा जाए तो 2 घंटे पहले यहाँ सूर्योदय हो रहा है और 2 घंटे बाद यहाँ सूर्योदय हो रहा है। तो इसीलिए इधर के जो लोग हैं वह 2 मानक समय रेखा की मांग कर रहे हैं कि पूरब के लिए अलग मानक समय रेखा हो और हमारा पश्चिम के लिए अलग मानक समय रेखा हो। क्यों ना हो, जब रूस में 11 मानक समय रेखा हो सकता है, कनाडा में 6 मानक समय रेखा हो सकता है, तो भारत में 2 मानक समय रेखा क्यों नहीं हो सकता है। उनका भी कहना ठीक है, लेकिन अभी क्या है, 2 भारतीय मानक समय रेखा निश्चित कर दिया जाएगा, तो भारत में भी नहीं उतना जागरण है, नहीं उतनी साक्षरता है। इसलिए जो बीच के लोग हैं उनको पूर्व में जाने पर या पश्चिम में जाने पर बहुत सारी व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि अभी सही नहीं है। आगे देखेंगे कि जो मेरा लंदन से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रहा है, वहाँ से 82.5 डिग्री जो मेरा पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ पे है, इसमें जो समय का अंतर है वह 5.5 घंटे का है। कितने का अंतर? 5.5 घंटे का। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारतीय मानक समय रेखा जो हमारा 82.5 डिग्री है, यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो भारतीय मानक समय रेखा है वह 5.5 घंटा आगे है। और इसमें एक मेरा तथ्य छूट रहा है, जो है कि भारतीय मानक समय रेखा पे कौन कौन से राज्य अवस्थित है। तो हम देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा पे कुल 5 राज्य अवस्थित हैं। वह कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का एक नैनी शहर है और नैनी शहर का मिर्ज़ापुर स्थान है, जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। जब आप इलाहाबाद से ट्रेन से गुजर रहे होंगे, तो जब नैनी के पास पहुँचेंगे तो ब्रिज के पास एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पर लिखा गया है कि अब आप मुस्कुराए, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा के आप नीचे हैं। अब इसी के साथ हम जो 5 राज्य हैं इनसे जुड़े हुए शहरों को देखेंगे कि कौन से शहर भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं और कौन से शहर भारतीय मानक समय रेखा के पूर्व में अवस्थित हैं। तो हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यह भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वह भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भारतीय मानक समय रेखा के पूर्व में अवस्थित है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है वह भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। इस तरह हम देखें कि जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यही मात्र एक राजधानी है जो भारतीय मानक समय रेखा के पूर्व में अवस्थित है। बाकी जो 4 राजधानियाँ हैं वह भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। इन शहरों को हम देखने के लिए हमें लगातार मानचित्र का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे हमारे दिमाग में वो सभी स्थान अस्थायी रूप से बैठ जाएंगे। अब देखेंगे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है, इसका कटान बिंदु कहाँ है। तो भारतीय मानक समय रेखा का और कर्क रेखा का जो कटान बिंदु है वह छत्तीसगढ़ राज्य का भरतपुर जिला है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका जो भरतपुर जिला है वहीं भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का कटान बिंदु है। यही जो कटान बिंदु है यही छत्तीसगढ़ राज्य का भरतपुर जिला है।
आशा है यह आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।